ओके, सभी को सुनाई दे रहा है ना? फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning. Welcome to CSM. Myself Pankaj Pandit. I am your maths and reasoning faculty. Now, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि today's डेमो क्लास टू डिस्कस द सिलेबस एंड जो एग्जाम है, जो हम लोग का मेन टारगेट ऑफ एग्जाम क्या है, किसके लिए हम लोग ये पूरा डिस्कशन होगा कि एपीएसएसबी सीजीएल 2025 जो अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों का एपीएसएसबी में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, क्योंकि फॉर्म का फिलअप का लास्ट डेट कब था? आई थिंक 7 में था। तो जो भी एस्पिरेंट जो आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप को कर ले। इसके अलावा जो तैयारी है वो आप लोगों का तो शुरू से ही अभी तक आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया होगा। प्रिपरेशन तो स्मॉल टाइम में तो नहीं होता, वो जो कोचिंग होता है बेसिकली, जो हम लोग अभी आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गाइड यू ना फॉर द एग्जाम। लेकिन जो तैयारी है या फिर आपका जो प्रोसेस है वो अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था। जो पढ़ाई आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसा मान के चलते हैं। फिर बात करें कि जो इतना तो आपको मालूम होगा, जो एग्जाम का पैटर्न अगर हम लोग बात करें एपीएसएसबी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न क्या है कि देयर आर 4 सेक्शंस ना। देयर आर 4 सेक्शन मैथ्स ना, मैथ्स इंग्लिश जीएस या फिर जीके, जो भी आप बोले, एंड रीजनिंग। तो टोटल आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सीरियली ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बट देयर विल बी 25 क्वेश्चंस ना। फॉर ईच सेक्शन देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। For each section there will be 25 questions, and each question, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 2 into 25, हर एक सेक्शन के लिए आपके पास होगा 50 मार्क्स। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए आपके पास होगा 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। तो टोटल जो मार्क होता है आपका सीजीएल का एग्जाम का, दैट विल बी 200 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स विल बी 200। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी आप क्या माने 120 मिनट्स। तो बहुत एस्पिरेंट लोग ना, ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं, देखिए बहुत एस्पिरेंट लोगों का क्या होता है कि बोलते हैं कि जो टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ। ठीक है ना, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ। आपको एक बात शुरू से ही दिमाग में रखना, एक टाइम टेबल, मतलब जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जाए, आपके पास आपका खुद के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल कैसे कि मैं इस सेक्शन को इतना ही टाइम दूंगा। आप अगर बिना प्लानिंग का इन सेक्शंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो इन दैट केस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर सिलेक्शन का बात किया जाए कि आपको देखिए, जो लास्ट ईयर ना 2024 का अगर आपने कट ऑफ को देखा होगा, इस बार तो 2025 हो गया। 2024 का कट ऑफ जो है, आई थिंक एज पर आई रिमेम्बर कि लोएस्ट कट ऑफ था एपीएसएसबी में। एपीएसएसबी में लोएस्ट कट ऑफ था 168 एज पर आई रिमेम्बर, गलत होने से बता दीजिएगा। एंड हाईएस्ट था 192, हाईएस्ट था 192। इसका मतलब आपको एक बात तो शुरू से ही दिमाग में रखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस 100 में से, जैसे एज आई से देयर आर टोटल 200 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चंस कितने आप अगर देखें 25 25 25, दैट इज टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स। तो इसका मतलब आपको ये जो 100 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्शन होने के लिए आपको मिनिमम, आप ऐसा मान के चले कि लास्ट ईयर ये था, इस साल और भी ज्यादा हो सकता है। नंबर्स ऑफ कैंडिडेट डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज तो नहीं होता। तो आप ऐसे मान के चले कि आपका सिलेक्शन तभी पॉसिबल होगा, सिलेक्शन पॉसिबल तभी होगा अगर आप मिनिमम 85 प्लस ना, 85 प्लस क्वेश्चन आप करेक्ट करें।
अगर आपका 100 में से 85 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, आप अगर आके एग्जाम दे के आके आपने चेक किया कि आपका मिनिमम 85 क्वेश्चंस तो करेक्ट है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तब आप कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अदरवाइज देखिए कंपटीशन बहुत हार्ड है। यहाँ पे भी आप अगर इस बार का ही बात किया जाए, टोटल पोस्ट कितना है आप लोगों का? अराउंड 70 टू 80, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट लगभग इतना ही था। तो पोस्ट ठीक है और ठीक ठाक है, पिछले बार से तो और भी ज्यादा है, पिछले बार तो बहुत कम था, तो उससे तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो सबसे पहले एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप हर एक सेक्शन में कितना टाइम देने को पसंद करते हैं। बात किया जाए कि मैथ सेक्शन का, तो मैथ सेक्शन में ऐसे हम लोग मान के चलते हैं कि मैथ सेक्शन आपका वीक है, तो आप लोग ज्यादातर मैथ्स को ही प्रीफर करते हैं, और मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैथ सेक्शन अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो सिलेक्शन होने में आपका क्या होगा, दिक्कत होगी, राइट। जो मैथ सेक्शन है, चलिए इसमें बात करते हैं। आप मिनिमम अगर आप सिलेक्शन का बात करें ना, सिलेक्शन का बात करें, आपको एक एस्टिमेट खुद पे बनाना होगा। आपका जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है ना, उसमें खुद का एक आपका जैसे कि किसी को मैथ्स हार्ड लगता है, तो मैथ्स हार्ड लगता है बोल के मैथ्स को हम लोग आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते ना। आपको अटेम्प्ट, बिकॉज एज आई सेड मिनिमम आपका 85 क्वेश्चंस करेक्ट होना ही है। तो 85 क्वेश्चन आप किस तरीके से करेक्ट करते हैं? अगर मैथ्स में तो आप मान लेते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन करेक्ट हुआ ना, 20 क्वेश्चन करेक्ट हुआ 25 में से, देयर आर 20, मैथ्स में कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है, तो आपको मिनिमम आप मान के चले आपको 20 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही होंगे मैथ्स में, मिनिमम। अगर आप बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में तो आपको मिनिमम 23 प्लस क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही होंगे सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए। तो आप ये जो जीएस है, जीएस में भी आप मान ले आपको मिनिमम 22 क्वेश्चंस तो ऐसे करेक्ट करने ही होंगे। और मैथ्स में अगर आप ज्यादा कर सके ना, मैथ्स का मैंने 20 लिखा क्योंकि आप अगर बिना प्रिपरेशन के मैथ्स में जाएंगे तो उतना लाना बहुत दिक्कत है। आप अगर आप लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया होगा, उतना तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि मैथ्स का सेक्शन आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। फिर सिमिलरली जीएस का भी, तो ये जो मैथ्स और जीएस का है ना, इसका प्रिपरेशन आपको मिनिमम 22, यहाँ पे आप 22 मान के चले। जैसे रीजनिंग में भी आप अगर 23 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप का अगर आप सिचुएशन या फिर सिलेक्शन के लिए आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पहली बात तो आपको झूठी उम्मीद नहीं पालनी ना, झूठी उम्मीद नहीं पालनी कि हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट एग्जाम उतना आसानी से तो मिलता नहीं है, तो आप लोग को उस तरीके से मेहनत भी करना होगा। आप कितना मेहनत किया वो आप खुद खुद बेहतर जानते हैं आपके बारे में कि आप कितना मेहनत किया, आपको सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर टाइम का बारे में बात किया जाए ना, आप मैथ्स में ना ज्यादा से ज्यादा देखिए 40 टू 45 मिनट्स से ज्यादा अगर आप मैथ्स में देते हैं तो आपका जो टाइमिंग या फिर जो आपका टाइम मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि टाइम से खत्म होगा नहीं होगा, तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है कि आप कोशिश करें कि मैथ्स में ज्यादा आए या फिर ना आए, आप 40 टू 45 मिनट से आप ज्यादा नहीं देने का, देने से आपका बाकी में प्रॉब्लम होगा ना। जैसे कि बात किया जाए इंग्लिश का, इंग्लिश का थोड़ा पैसेज वगैरह होता है, तो पैसेज में थोड़ा सा आपको पढ़ना, तो इसमें भी मान के चलते हैं कि आपको 25 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है ना, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो 120 मिनट्स है ना, 120 मिनट्स है। बात करें जीएस का, देखिए जीएस का एक ऐसा सेक्शन है कि आप क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आपको मालूम है तो मालूम है, डायरेक्टली आप उसको आंसर किया, नहीं मालूम है तो आप उसको स्टैंड बाय मोड पे रखिए या फिर आप उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। कोशिश तो करना है करने को, बट इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 15 टू 20 मिनट से आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे में पूरा पेपर भी देखना है, उसको करेक्ट भी करना है, पढ़ना भी है। एज आई सेड मिनिमम आपको 85 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे ना, मिनिमम आपको 85 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे सिलेक्शन होने के लिए। और बाकी बचा रीजनिंग में भी हम 20 टू 25 मिनट्स, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 40, 65, 80, 100, 100 टू 120। तो बेसिकली इस हिसाब से आप एक रूटीन बनाने को कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि इस इतना ही टाइम चाहिए होगा, किसी को कम भी चाहिए हो सकता है, किसी सेक्शन में किसी को ज्यादा भी चाहिए हो सकता है, किसी का मैथ्स बहुत ठीक है उसके लिए वो 40 मिनट्स नहीं चाहिए, उसको 20 टू 25 मिनट्स में ही हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि आप किसमें स्ट्रांग हैं, आप किसको कम टाइम दे सकते हैं, किसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी सेक्शन में तो आपको ज्यादा टाइम देना ही होगा, किसी ना किसी सेक्शन में, वो इधर मैथ्स हो या फिर इंग्लिश हो
या फिर किसी ना किसी, तो टाइम इवन नहीं रहता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देयर आर 2 आवर्स ना, देयर आर 2 आवर्स, तो आप अगर ऐसा सोचे कि मैं हर एक में आधा घंटा देगा ना, आधा घंटा देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा घंटा में वो सेक्शन हो ही जाए। किसी का मैथ्स आधा घंटा में नहीं होगा। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं पा रहा है। इसमें ये बात भी है कि देखिए, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना ना करना ना, एक चीज़ डिपेंड करता है आप कितना तैयारी किया, आप कितना प्रिपरेशन किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे एग्जांपल मैथ्स के लिए लिया जाए, क्योंकि एज़ आई एम ए मैथ्स फैकल्टी, आई विल टॉक अबाउट मैथ्स, मेरा पार्ट का। देखिए, मैथ्स बहुत लोग सोचते हैं कि लाइक कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कि एक चैप्टर में 5 5-10 क्वेश्चन कर लिया तो हो जाएगा। वो सबसे बड़ा पार्ट है। कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, आप खुद भी नोटिस किया होगा कि अ, आपको जो क्वेश्चन आता भी है, उस क्वेश्चन को करने के लिए भी आप ठीक से टाइम नहीं मिलता, ठीक से कंप्लीट टाइम आपको नहीं मिलता। कहीं न कहीं आप क्वेश्चन को स्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन को आप स्लो कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग भी बताइए कुछ, आप लोग को कुछ पूछना है इसके बारे में और? देखिए, घूम फिर के बात यही आता है कि आप, अगर मैं मैथ्स में ही, मैथ्स का टोटल आपका 25 क्वेश्चन्स है, ठीक है? 25 क्वेश्चन्स आएँगे। लेकिन आपको एक बात ये भी समझना होगा कि मैथ्स का टॉपिक्स कितने हैं या फिर आप चैप्टर्स कितने हैं। मैथ्स का अगर आप देखें तो टोटल अराउंड आप चैप्टर्स 35, 30 टू 35 चैप्टर, अगर आप ब्रॉड वे में देखें ना, कि ब्रॉड वे में देखें, कभी-कभार क्या होता है, बहुत सारा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, फिर आपका फटाक से एक किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, किसी एक चैप्टर से जो बहुत 1-2 क्वेश्चन पेपर में नहीं आया होगा, फटाक से उसको पूछ लेता है। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब ये भी है कि जो मैथ्स का अगर आप एज़ ए ओवरऑल देखें, आपके पास सिलेबस अवेलेबल होगा या फिर आप सिलेबस नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये भी है कि आप इस हिसाब से प्रिपेयर रहना है कि मैथ्स में ठीक है टोटल 25 क्वेश्चंस, 30 टू 35 चैप्टर्स, थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है अगर हम लोग सब टॉपिक को, और टॉपिक देखा जाए तो अराउंड 100 प्लस टॉपिक है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे मैथ्स में जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इतना सारा चैप्टर, इतना सारा टॉपिक्स, तो किसी टॉपिक से होगा, किसी टॉपिक से नहीं होगा। बट एज़ इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको उतना आइडिया तो होगा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं हमें पूरा ही पढ़ना होता है। तो थोड़ा-सा हम लोग ये जो चैप्टर्स हमने बोला अभी कि देयर आर 30 टू 35 चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को एक-एक बार हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का स्पेशली। अभी तक जो आप लोगों को बताया कि क्या सेक्शन है, कैसे एग्ज़ाम आएगा, किस टाइप का एग्ज़ाम हमें कंडक्ट क्वेश्चन पेपर आता है सेक्शन वाइज़, अ, उसका टाइमिंग, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब के बारे में आपको बताया। उसमें अगर किसी को, देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप, मैथ्स का कोई ऐसा ख़ास बुक ऐसा है नहीं कि आप ऐसा बोले कि मैं इसको कर लूँगा तो मेरा मैथ्स पूरा हो जाएगा। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कोई भी बुक लीजिए, आपको जो थ्योरी है, जो उस चैप्टर में आपको करने के लिए चाहिए होता है, वो आपको मालूम होने चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं आप, ठीक है?
तो हम लोग बात कर रहे थे बुक का। बुक कोई भी लीजिए, देखिए आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ना क्या है वो मालूम होना चाहिए। अदरवाइज यस, we will be doing PYQ, yes exactly। हम लोग आज एज ए डेमो क्लास, पहले तो हम लोग थोड़ा मैथ्स का सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, फिर एज ए डेमो क्लास हम लोग तो सोच रहे हैं कि ठीक है पढ़ाई तो होता रहेगा, बट एज दिस इज सीजीएल एग्जाम, तो बिना PYQ के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बिना PYQ के कुछ भी नहीं होगा। आपको मालूम होने चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली आपको देखना होता है कि हम लोग जो इस हिसाब से हम लोग आप लोग का पैटर्न सोच रहे हैं ना, अगर आप लोग एडमिशन लेता है बोलने से, अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू करता है बोलने से मेरे साथ मैथ्स पोर्शन को, तो या फिर पूरा का पूरा ही, कि मंडे टू फ्राइडे ना, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का जो जो ऑफलाइन है उसका तो ऑफलाइन होगा ही, जो जो ऑनलाइन है उसका ऑनलाइन होगा ही, ठीक है। ये तो आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे जनरल रूटीन है। और सैटरडे या फिर संडे, कभी कभी दोनों दिन भी हो सकता है। अगर आपका आप लोग का डिमांड ज्यादा हुआ तो हम लोग ज्यादा ही प्रैक्टिस कराएंगे, तो सैटरडे या फिर संडे लाइव प्लस ना ऑफलाइन, लाइव प्लस ऑफलाइन आप लोग को PYQ ना एक एक क्वेश्चन पेपर किया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर हर हफ्ते, एवरी वीक ना, दिस इज द रूटीन फॉर एवरी वीक। तो हर वीक को आपको वीकेंड में एक कंप्लीट PYQ आप लोग को किया जाएगा। दैट इज मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, हम लोग का खुद का बनाया हुआ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मतलब है, चैप्टर से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है। आप लोग को तो ये समझ के चलना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन किया वो रिपीटेशन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन ही होगा। हाँ, बट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी शुड नो डेफिनेटली। एंड सैटरडे या फिर संडे किसी एक दिन आपका एक फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा। आज जैसे कि सैटरडे है, सो वी विल बी स्टार्टिंग योर कोर्स विथ अ PYQ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट मेड बाय अस ना, मेड बाय आवर टीम। एंड बिफोर दैट we'll be discussing little bit about the syllabus। Before that, we'll be discussing little bit about syllabus for maths. Reasoning also I'll be taking your reasoning also, but reasoning का syllabus आज discuss नहीं करेंगे, that is some other day। Today the main topic of discussion will be about the math syllabus। and math syllabus का अगर बात किया जाए, उसके बाद हम लोग PYQ पे जाएंगे। math syllabus देखिए, चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आपने सुना होगा, नंबर सिस्टम, देन से नंबर सीरीज मिसिंग, आपने काफी बार ये जो मिसिंग नंबर ना, मिसिंग नंबर, रॉन्ग वन, इस टाइप का क्वेश्चन जो मिला था, जो किसी एक पैटर्न में, वो इसी टॉपिक का होता है। देन HCF, LCM ना, देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, देन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट। आप लोग अगर कॉपी किताब लेके बैठा हुआ है तो सिलेबस को एक बार लिख लीजिए। देखिए, इसका सब टॉपिक भी है, मैं जस्ट वेयर आई एम राइटिंग द मेन टॉपिक चैप्टर्स यू कैन से ना, इसका सब टॉपिक भी आई कैन प्रोवाइड यू द फुल डिटेल सब टॉपिक। मेरे पास एक पूरा सिलेबस है जो इसमें आपका सब टॉपिक तक भी मेंशन किया हुआ है, तो उसको तो हम लोग देखेंगे। उसको आप लोगों को भेज दिया जाएगा। बिफोर दैट जो मेन चैप्टर्स है वो आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, ताकि आप लोग देख सकें। क्यूब रूट, देन सिंप्लीफिकेशन, then average, ratio proportion, then problems related to age related problem ना, फिर percentage, profit loss, discount, then simple interest, then compound interest। देखिए, ये
अगर आप पूछे इससे तो काफी, इन दोनों से तो क्वेश्चन बनता ही है, हर क्वेश्चन पेपर में ही बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी बनता है। इन दोनों का किसी किसी ये 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर का कंबाइन, ये डेसिमल का भी क्वेश्चन बनता है, कंबाइन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है लगभग। अगर आप उसको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी सीखना होता है, इसमें और भी थोड़ा सा रूल है, तो इन सब से हर बार क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, आप लोग को कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछिए, ठीक है। मैं सिलेबस को अभी बता रहा है आपको, मैथ्स का सिलेबस का। कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, देन ये जो एवरेज का भी क्वेश्चन बनता ही है, रेशियो प्रोपोर्शन। लगभग कभी कभी किसी एक दो टॉपिक छूट जाएगा, बट जो मैं यहाँ भी टॉपिक लिख रहा हूँ घूम फिर के इन्हीं में से बनता रहता है। ठीक है, घूम फिर के इन्हीं में से बनता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, अपने पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन बनता हुआ आप देख पाएंगे, पार्टनरशिप। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देन योर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका 2 चैप्टर हो जाता है मेंसुरेशन में, एक एरिया एंड पेरीमीटर, देन सरफेस एरिया, वॉल्यूम। इससे भी काफी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे कभी कभी बनता है। ये जो 5 चैप्टर है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही है। इसमें से भी बीच बीच में क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है ना, बीच बीच में इससे भी क्वेश्चन बनता रहता है। फिर आपका ये जो मिक्सचर का क्वेश्चन, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका भी क्वेश्चन आप देखा होगा कभी ना कभी। इट इज मिक्स के बारे में, कि ये इसके साथ मिक्सड अप कर दिया ना। फिर वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम ना। फिर इसके बाद आप देखें तो पाइप एंड क्रिस्टन, पाइप एंड क्रिस्टन, पाइप के बारे में, पाइप एंड टाइम। देन और भी चैप्टर्स। फिर ये जो आपका बहुत बार आपने देखा होगा बोट का क्वेश्चन ना, बोट, बोट कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम कहते हैं इसको। फिर अगर आप एलजेब्रा में आ जाए, एलजेब्रा में भी बहुत सारा टॉपिक है। एलजेब्रा में आप लीनियर इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation, then directly polynomials, polynomial, arithmetic progression, थोड़ा सा geometric progression भी। फिर आपका ये ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ में भी आपका पाई चार्ट, पाई चार्ट तो हर बार क्वेश्चन बनता है। अगर आपने 2024 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या फिर आपने एग्जाम दिया होगा, आपको मालूम है कि पाई चार्ट हर एक क्वेश्चन पेपर में आया। ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम योर एपीएसएसबी सिलेबस। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने अगर एग्जाम दिया होगा आपको मालूम होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में एक भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से नहीं आया, ठीक है। कोई प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी। ग्राफ में पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। फिर आपका ये ग्राफ में पाई चार्ट हो गया, बाहर का प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर आपका हो गया ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी बीच बीच में क्वेश्चन आता रहता है, उतना नहीं आने से भी लेकिन आता रहता है ज्योमेट्री में। और लाइंस, इसमें भी बहुत सारा चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक, आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो काफी चैप्टर्स और भी शायद मैं एक दो टॉपिक
अगर सब टॉपिक देखा जाए तो और भी मिलेगा। तो एज आई एम सेइंग कि मैथ्स का पोर्शन में आपको चैप्टर्स काफी चाहिए होता है, ठीक है। वी नीड सफिशिएंट नंबर ऑफ चैप्टर्स, वी नीड सफिशिएंट नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रिपरेशन है वो बहुत ठीक रखना है आप लोग को, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपका एपीएसएसबी में तो क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, अगर आप उसका एग्जाम दे रहा होगा सी सेट ना, सी सेट का अगर आप एग्जाम दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। लेकिन एपीएसएसबी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और पूछिए कुछ, अदरवाइज विल गो टू पीवाईक्यू डिस्कशंस। कुछ ये चैप्टर और भी एक दो टॉपिक यहाँ पे छूट गया होगा, ठीक है ना। तो उस पे आप उतना टेंशन मत लीजिए, उसको जब हम लोग फुल सिलेबस आपको भेजेगा तो कहीं ना कहीं आपको वो भी भेज देगा हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चाहिए, एग्जैक्टली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी ज्योमेट्री का एक पोर्शन है। तो ज्योमेट्री में और भी छोटा छोटा चीजें कुछ कुछ चाहिए होता है, इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बताइए। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस के बारे में, देन वी शुड मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। I got a question paper, okay, in my hand. I got a question paper in my hand, and this is made by our institute CSM, ठीक है। तो इस जो मैथ्स का सेक्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मैथ्स का सेक्शन को शॉर्ट वे में ना हो। देखिए, अगर एज हमने अभी तक क्लास शुरू नहीं किया तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट एज ए जनरल पार्ट किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, जो बेसिक पार्ट है वो तो हम लोग आज क्वेश्चन पेपर के थ्रू डिस्कस करेंगे। बिकॉज पीवाईक्यू इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं सिर्फ आप अगर प्रिपेयर भी करते हैं तो सिर्फ प्रिपरेशन से भी काफी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ प्रिपरेशन से भी काफी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो मॉक टेस्ट है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको टाइमिंग, जो टाइम आपको प्रोवाइड किया गया उस टाइम में आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उस टाइम में आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब बहुत चीजें मैटर करता है। तो प्रिपरेशन तो हर कोई, वही मैं बता रहा था कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको कौन सा सेक्शन में कितना टाइम दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो उसमें कितना टाइम आप लोगों को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसी में बैठा हुआ है पूरा टाइम ना। तो बहुत सारा चीज हमें नोटिस करना होता है इन सब चीजों में। तो ये जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है वो विद द वीडियो या फिर आपको जो ग्रुप है जहाँ से आप लिंक के थ्रू हम लोग को देख रहे हैं वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा या फिर जो वीडियो होगा। और वैसे भी जो क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दूंगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट द क्वेश्चंस ना, कुछ भी यहाँ पे डाउटफुल हो तो आप लोग उसको बताइए, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग एज मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू इन टुडेस क्लास, ठीक है। बीच में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग जरूर पूछिए, ठीक है। कुछ भी किसी भी टाइप का डाउट्स क्वेश्चंस पूछना हो तो आप लोग पूछते रहिए, ठीक है। सो एपीएसएसबी सीजीएल 2025 मॉक टेस्ट मैथ्स
मैथमेटिक्स ना, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी आप अगर कॉपी लेके बैठा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ 2.5 प्लस 0.6 into 15 divide 300 is, here options are (0.155, 0.255, 0.30 and none of this. So this is the first question. ठीक है, now let's see how we can do this question. देखिए सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का बीच में क्या है, 2.5 प्लस 0.6। डेसिमल का बीच में अगर प्लस हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल का नीचे डेसिमल है। 5 प्लस 6 1 ना 3, क्या हो गया इन दोनों का प्लस में 3.1। ठीक है, 3.1 इन दोनों का प्लस मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 300, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 15 बाई 300, है कि नहीं। तो इसको आप देखिए, आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी सोचें। अगर आप डायरेक्ट ना, दोनों तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करें एस 15 300 से डिवाइड नहीं होता पॉइंट, तो क्या हो गया 0। फिर भी नहीं होता, ये छोटा है बड़ा है, तो और एक 0 और एक 0 ऑन 305 द 1500 0.05। ठीक है, या फिर आप सोचे थोड़ा सा अलग टाइप का, आप देखें ये जो 15 300 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 100 3 5 डिवाइड ना, ऊपर नीचे क्या होता है डिवाइड, तो क्या हो गया 5 बाय 100। तो 100 से डिवाइड होने से डेसिमल नहीं है तो पीछे है एक 2 0 है, तो 2 प्लेस एक प्लेस तो 5 हो गया, दूसरा प्लेस कुछ भी नहीं है तो 0 0.05। तो आपको ये दोनों तरीका आना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाए तो इस तरीके से भी आपको डिवाइड करना आना चाहिए, इस तरीके से भी आपको डिवाइड करना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भाई जरूरत हो सकता है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई में आप बिना डेसिमल का मल्टीप्लाई कीजिए, 31 5 5 15 क्या आया 155। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल का मल्टीप्लाई में क्या करते हैं नंबर ऑफ प्लेसेस को एड अप करते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 + 1 3 1 2 3। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन 0.155 0.155। ठीक है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। वी कैन गो टू सेकंड क्वेश्चन देन। ठीक है, चलिए अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है 25% ऑफ 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 1/4 1/5 1 4/5। तो 20% होने से कैसे करते हैं 25%, अगर परसेंट होगा तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे बाय 100। ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है ना, ये कैंसलेशन देखिए 5 1 द 5 5 5 द हाउ मच 25, बीच में क्या है मल्टीप्लाई 4 1 द 4 4 25 हाउ मच 100, तो क्या बन रहा है 5 इंटू 1 5 25 इंटू 1 25 5 1 द 5 5 5 द 25, क्या बन रहा है 1/5। ठीक है 1/5, तो कैंसलेशन देखिए। और ये जो मैथ्स का पार्ट होता है ना, मैथ सेक्शन जो होता है उसमें आपका कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि
आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। तो कैलकुलेशन के लिए ना आप कैलकुलेशन के लिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 20 ना, अप टू 20, 17 का टेबल, 18 का टेबल, 19 का टेबल, 12 का टेबल, 8 का टेबल, अप टू 20 अगर आपको टेबल ठीक से आता है तो आपका जो कैलकुलेशन होता है कि मल्टीप्लाई करना हो या फिर कैंसलेशन करना हो, वो काफी आसान बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, काफी आसान बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर कोशिश करना है कि आपका टेबल स्ट्रांग हो। टेबल अभी तक अगर आपका दिक्कत है तो आपका कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम चाहिए होगा, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम चाहिए तो आपका टाइमिंग और टाइम मैनेज नहीं होगा। तो बात ऐसा है ना कि आप कि जो 2 घंटा टाइम आपको दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप कितना स्पीड कैलकुलेशंस करते हैं। और कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्योंकि आपका टेबल स्ट्रांग होगा तो आपका मल्टीप्लाई स्ट्रांग होगा, मल्टीप्लाई स्ट्रांग होगा तो डिवाइड स्ट्रांग होगा। तो कैलकुलेशन मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो है जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स का बीच में। देखिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट फॉर दिस लेवल ऑफ पेपर। देखिए, क्वेश्चंस आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना कम है। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका जो टाइमिंग चाहिए होता है ना कैलकुलेशंस करने के लिए, वो आपका डिक्रीज होता रहेगा। कि प्रैक्टिस, आप ऐसा समझ लीजिए, आपका प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतना आपको टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम चाहिए होगा। बेसिक सा रूल है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का बेसिक सा रूल है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका टाइमिंग एक क्वेश्चन को करने के लिए कम चाहिए होगा। तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, उसका कोई लिमिट नहीं। आपका लगता है कि ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं कर लेगा, तो इन दैट केस यू लीव दैट चैप्टर, गो टू द अनदर चैप्टर। तो बात ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं। आप वर्सेटाइल क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग बुक से कीजिए, फिर अलग अलग PYQ ना, जो जैसे कि अभी आप अरुणाचल का सीजीएल एग्जाम आप दे रहे हैं, आप चाहते तो SSC सीजीएल का भी जो एग्जाम का पेपर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर बैंकिंग बैंकिंग में मैथ्स में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, कौन सा टॉपिक से किस टाइप का आता है। आपका ये जो रेलवे का एग्जाम हो गया, SSC का हो गया, तो आप सिर्फ APSSB क्वेश्चन पेपर देखने से भी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डिड ना, कितना ज्यादा आप खुद के लिए प्रैक्टिस किया, तो वो सब चीजें मैटर करता है मैथ्स पोर्शन में। हाँ, अगर आप मैथ्स थोड़ा बहुत आता है ना, दैट इज वेरी गुड। इन दैट केस आपको कहीं ना कहीं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से मतलब है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपका इतना फास्ट कैलकुलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ रिची कैन ट्रेवल 480 किलोमीटर on 4/5 of his petrol tank, how far would he travel with a full tank? 500 kilometer, 550 kilometer, 600 kilometer, 700 kilometer। इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर। क्या बोला, इफ रिची कैन ट्रेवल 480 किलोमीटर ऑन इज 4/5 ऑफ इज पेट्रोल टैंक, हाउ फार वुड ही ट्रेवल विद द फुल टैंक। देखिए 480 किलोमीटर इन इनको इक्वल मानते हैं 4/5 ऑफ पेट्रोल टैंक। ठीक है, देखिए जब हम लोग बोलते हैं फुल टैंक, फुल टैंक फ्रैक्शन में फुल टैंक को क्या बोलेंगे, 1 होल कंप्लीट। फ्रैक्शन में फुल टैंक को क्या बोलेंगे, 1। ठीक है, ये 4/5 ऑफ पेट्रोल, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड बनाते हैं। ठीक है, 480 किलोमीटर 4/5, ये क्या है, टैंक, टैंक ऑफ
टैंक, टैंक फुल, फुल में कितना किलोमीटर जाएगा? तो आप एक काम कीजिए ना, फुल मतलब क्या है? 1 है ना, फुल टैंक मतलब क्या है? 1 है ना। अब ये जो फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? टैंक का दिया हुआ है। टैंक फुल, फुल में कितना जाएगा? तो इसको आप फुल बनाइए ना। कैसे बना सकते हैं आप? देखिए, किसी भी नंबर को जब आप उसका उल्टा नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, किसी भी नंबर को जब आप उसका रेशियोप्रोबल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? देखिए, ये 5, ये 5, ये 4, ये 4 कैंसिल, क्या बन रहा है आपका? 1। वन टैंक, वन टैंक का मतलब क्या है? फुल टैंक ना। इस तरफ हमने ये 5/4 क्यों मल्टीप्लाई किया? 1 बनाने के लिए। 1 किस लिए बनाने हैं? फुल टैंक में कितना जाएगा बोला, विथ अ फुल टैंक। तो अगर आप इस तरफ 5/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो किलोमीटर है उसके साथ भी आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5/4। किसी चीज को मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ करना होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ करना होता है। तो आप A4 120, तो कितना किलोमीटर जाएगा? 120 into 5, दैट इज 600 किलोमीटर इन फुल टैंक। तो जो गाड़ी 4/5 ऑफ इस पेट्रोल से 480 किलोमीटर चला जाता है, वो फुल टैंक में कितना किलोमीटर जाएगा? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर हमने क्या किया? जो टैंक का कैपेसिटी दिया हुआ था उसको हमने 1 बनाया। 1 मतलब फुल होता है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, सिंपल। आप चीजों को जितना सिंपल समझेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन शॉर्ट में करना है, ठीक है ना। अभी इसका लॉन्ग में भी मैं दिखा सकता हूँ, बट एग्जाम में आपको टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम, आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट में आप क्वेश्चन नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम उसमें ज्यादा जा रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आप सेक्शन वाइज देखें तो आधा घंटा मैथ्स के लिए, तो 25 क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर, कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पीड से करना होगा, जल्दी से समझना होगा, तो उसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए सही रहता है फिर। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको भी आइडिया मिले किस टाइप का क्वेश्चंस सीजीएल में, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन एपीएसएसबी में पूछा जाता है। उसी के हिसाब से हमने मॉक टेस्ट को प्रिपेयर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 7 or 13 leaves a remainder of 5 is options 90, 96, 89, 84। ठीक है, देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 7 और 13। एक बात तो आपको शुरू से समझ के चलना है, जहां पे डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 बोल के नहीं, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ होने से इसका मतलब सिंपली क्या हो जाता है? एलसीएम। किसी भी क्वेश्चन में अगर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है जिससे डिवाइडेड होगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। हाँ, अगर रिमाइंडर पूछता है लिव से रिमाइंडर ऑफ 5, अगर रिमाइंडर है तो एलसीएम के साथ आप रिमाइंडर को प्लस कर दें ना। डिवाइडेड बाय, अगर इस टाइप, ये कब अप्लाई करते हैं? डिवाइडेड बाय एंड लिव्स रिमाइंडर आर। जब डिवाइडेड बाय भी लिखा हुआ हो और कुछ रिमाइंडर है बोल के बोले तो आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और उसके साथ रिमाइंडर को, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर भी दिया हुआ है कितना? 5। तो आप 7 और 13 का एलसीएम, 7 into 13 हाउ मच? 91। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना? 5। तो नंबर कितना है? 96। ठीक है, नंबर कितना है? 96
ऑप्शन में है कि नहीं देखिए, यस, ऑप्शन बी। तो जो जिस क्वेश्चन में भी आपका डिवाइडेड बाय लिखा हुआ होगा उसमें आपको एलसीएम तो निकालना ही है। हाँ, अगर इसमें रिमाइंडर नहीं देता, अगर बोलता कि सिर्फ बोलता डिवाइडेड बाय 7 एंड 13, तो इन दैट केस 91 आंसर होता ना, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर भी है तो रिमाइंडर को प्लस करने से 96। ठीक है, रिमाइंडर को प्लस करने से 96 एंड 96 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5. The greatest number which divides 84, 156 and 252, leaving the same remainder in each case. Option 12, 24, 36 and 18. देखिए इस बार क्या लिखा हुआ है, नंबर विच डिवाइड्स ना, डिवाइड्स। जैसे हमने अभी लिखा था डिवाइडेड बाय लिखा हुआ होने से वो एलसीएम का क्वेश्चन होता है। अगर डिवाइड्स लिखा हुआ है तो वो एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। देखिए एचसीएफ एलसीएम का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको इन दोनों वर्ड से आपको इतना आइडिया तो मिल जाना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एलसीएम का क्वेश्चन है, और अगर डिवाइड्स लिखा हुआ है तो वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, डिवाइड्स, और वो भी ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। यहां से भी आपको समझ जाना है कि वो एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। लिविंग सेम रिमाइंडर सेम इन ईच केस। देखिए एचसीएफ एलसीएम में रिमाइंडर होने वाला देयर आर 2-3 क्राइटेरिया, 2-3 अलग अलग क्राइटेरिया था रिमाइंडर और एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चंस का ना। फिलहाल अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो किस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं उसी को देखेंगे। अगर रिमाइंडर सेम, क्योंकि रिमाइंडर नहीं दिया हमें, आप देख पाएंगे सेम रिमाइंडर लिखा हुआ है लेकिन रिमाइंडर नहीं दिया। अगर इसको x मान ले, इसको अगर y मान ले, इसको अगर z मान ले, तो हमें क्या करना होता है कि नंबर्स का डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस नंबर्स का डिफरेंस निकालना होता है, और नंबर्स का डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उसका एचसीएफ निकाल लेना होता है ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ना। डिफरेंस क्यों निकालना होता है, क्योंकि रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं होता तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालते। तो एचसीएफ का मेथड थोड़ा सा अलग है, वो पूरा जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम इन टॉपिक्स को भी बताएंगे। फिलहाल अभी क्योंकि क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। अभी ये एक्स वाई ना, ये जो सिंबल है ये मतलब बड़ा वाला आ गया, मतलब आप पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए। तो आप 156 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 2 और 7। फिर 252 माइनस 156 कितना हो जाएगा, 6, 9। और 252 माइनस 84 फिर कितना हो जाएगा, 2, 8, 6, 1, 168 ना, 2, 14, 15, 2, 6, यस। अब इन तीनों का हमें क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तीनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक 72 अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी दिखा दूंगा आपको अभी। 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 4, 6, 2, 3, 168, 2, 84, 2, 42, 2, 21, 2, 3, 7, 2, 2, 2। एचसीएफ क्या बन रहा है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, और
कुछ सेम सेम है, नहीं है। यहाँ पे और एक 3, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कितना हो रहा है? 824 इज द आंसर। है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या? हाँ, तीनों देखिए एक साथ अगर आप डिवाइड करें ना, एक साथ अगर आप डिवाइड करें, एक साथ अगर आप डिवाइड करें तो जब तक हर कोई डिवाइड हो रहा है तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 36 ना, इट विल बी 48, इट विल बी 84, फिर 2 से अगर डिवाइड किया देन 18 ना, 24 42, 2 से आप डिवाइड करते तो 9 12 21, 3 से आप डिवाइड करते तो 3 4 7, ये तीनों डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ तक ये मल्टीप्लाई क्या बन रहा है? 24 व्हिच इज द एचसीएफ, जो हमने अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो और भी देखते रहिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए इसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, इससे फॉर एलसीएम का रिगार्डिंग रिमाइंडर्स, उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। फिलहाल तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब हम लोग एचसीएफ एलसीएम टॉपिक को डिस्कस करेंगे देन विल बी डिस्कसिंग अगेन द सेम थिंग। तो फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper marks his price of mobile 150% above its cost price, and if he gives a discount of 20% on the mark price, then his profit percentage options are 100%, 120%, 80%, 70%। देखिए शॉपकीपर मार्क्स हिज प्राइस, इसका मतलब क्या बनता है? अगर आप इस चैप्टर को कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं तो फिर अगर आप मार्क हिज प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस, किसी चीज को मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपने काफी बार दुकान में देखा होगा कि एक सामान का दाम लिखा हुआ होता है, सपोज 2000 ना, उसके साइड में लिखा होगा 20% डिस्काउंट। आपने काफी बार, या फिर आप किसी नॉर्मल दुकान में जाके आप नेगोशिएट किया होगा कि कितना दाम है इसका, 500 रुपीज, तो आप बोलते होंगे 300 में देना है तो दो। तो ये जो हम लोग नेगोशिएट करते हैं या फिर दाम कमती कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट, है कि नहीं? तो दुकानदार क्या करते हैं? कोई एक सामान लाता है, उसका दाम, अगर कोई एक सामान 100 में लाया ना, 100 में कोई एक सामान लाया, दुकानदार सोचेगा कि मुझे चाहिए प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट का तो कोई बेचेगा नहीं। मान लेते उसने 50 रुपीज प्रॉफिट रखा, दाम कितना हो गया अभी वो, उसको कितने में बेचना है? बेचना मतलब क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस,
अभी 150 में बेचना है तो अगर दुकानदार 150 ही मांगेगा कस्टमर से तो 150 नहीं देगा, वो कमती देगा। कमती देगा तो उसका प्रॉफिट जो उसने सोचा वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो दाम को जानबूझ के बहुत ज्यादा बताते हैं। जैसे कि 300 बता देगा ना, 300 बता के यहाँ पे लिखा होगा 50% डिस्काउंट। तो दुकानदार ने जो ये 300 का जो स्टैक चिपका के रखा या फिर आपको जो 300 रुपीज बताया वो क्या हो गया, मार्क प्राइस। ठीक है, उसमें उसने 50% डिस्काउंट लिख दिया तो आपको डिस्काउंट देके आप भी खुश कि 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और 50% डिस्काउंट लगाने के बाद जिस दाम में उसको बेचना था उसी दाम में वो बेचेगा। ठीक है ना, जिस दाम में उसको बेचना है उसी दाम में वो बेचेगा और जो उसको प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इन तीनों पार्ट का। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें, मार्क्स इज गुड मोबाइल फोन 150% अबव इस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब मार्क प्राइस क्या बन रहा है। देखिए, जब भी किसी चीज को आप परसेंट में इंक्रीज कराते हैं तो उसका रूल क्या है, 100 के साथ आप प्लस करें। ठीक है, 100 के साथ आप प्लस करें ना। अगर आप चले इसको और थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस भी नहीं मालूम, ओवर इज कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 नाउ किसी किसी क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में जहां पे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मालूम फिर भी हमें प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पूछता है, तो कहीं ना कहीं आपको 100 लेके क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। बिकॉज नॉट ओनली फॉर सीपी, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के मुताबिक, बिकॉज 100 के साथ आप कुछ भी परसेंट इंक्रीज करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्रीज होता है, या फिर कुछ भी परसेंट आप अगर डिक्रीज करते हैं, प्लस मीन्स इंक्रीज एंड माइनस मीन्स डिक्रीज। तो 100 का एक खासियत है कि आप कि जितना भी परसेंट इंक्रीज करे उतना ही नंबर इंक्रीज होगा, और जितना परसेंट डिक्रीज करे उतना ही नंबर डिक्रीज होगा। 20% इंक्रीज करने से +20, 20% डिक्रीज करने से -20। तो अगर आप सीपी को 100 माने तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 150% एबव इस कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 के साथ 150 प्लस करेंगे कि इतना परसेंट आपने इंक्रीज करा है, बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ इच कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमने, 100, 100 100 कैंसिल, तो 250। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर मोबाइल का दाम अगर मोबाइल का दाम उसने 100 में लाया होगा तो उसने उस वहां पे कितना चिपका के रखा, 250 चिपका के रखा। ठीक है, अभी देखिए, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद आप सामान को खरीदते हैं, मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, दुकानदार आपको बेच रहा है ना डिस्काउंट देने के बाद, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 माइनस फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट होता है ना, तो 100 माइनस डिस्काउंट इज 20 बाय 100 इंटू मार्क प्राइस 250, 00 80 इंटू 25 बाई 10, 00 कितना आया, 200। ठीक है, एसपी कितना है, 200। तो देखिए यहां से सीपी कितना मिला, सीपी कितना लिया था, 100, एसपी क्या मिला, 200। आपको क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 में खरीदा, डबल बेचा, डबल बेचा मतलब 100%, 100%, डबल बेचा मतलब 100%। फिर भी आप कैलकुलेशन का बेसिस पे जाए तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था एसपी माइनस सीपी, 200 माइनस 100, इट इज 100, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। 100 में खरीद के 100%, 100 100 कैंसिल, तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 100%। ना देखिए, इन सब का भी बहुत शॉर्टकट है कैलकुलेशन, वही मैं बता रहा था। मैं तो यहाँ पे हर एक स्टेप आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ, मैं बिना प्लस करके भी डायरेक्ट इसको लिख सकता था कि ये 100 ये 100 कैंसिल होगा। तो कैलकुलेशन मैटर करता है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप क्वेश्चन को समझना जरूरी है, फॉर्मूला भी जानना जरूरी है, कैसे किस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैटर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग अभी तक। क्या लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
ओके ओके, चलिए और भी क्वेश्चंस कुछ कुछ देखते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनिशियली प्रिपेयर रहना है कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चंस हमें सीखना होता है, क्योंकि जितना टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है एग्जाम के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, वो भी आपको साइड साइड में कराता रहना है या फिर करते रहना है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे ना। डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ आप डेली डेली मैथ्स को टाइम दे। ऐसा नहीं कि आज मैथ्स पढ़ लिया तो 2 दिन बाद फिर मैथ्स पढ़ेगा, तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए आपको कंसिस्टेंसी मैटर करना होगा, डिसिप्लिन होना होगा कि डेली, नॉट ओनली मैथ्स, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज हाउ मच डिसिप्लिन यू आर ना, हाउ मच डिसिप्लिन यू आर, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, an item brought for rupees 400 and sold for rupees 460, फाइंड प्रॉफिट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होने से हो जाएगा। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन सर 15, 12, 10, 20। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या है? लाभ ना, प्रॉफिट गेन। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ब्रॉट, ब्रॉट लाना, लाना कॉस्ट प्राइस, सोल्ड, सोल्ड सेलिंग प्राइस। और जो प्रॉफिट होता है वो कितना दाम में बेचा और कितना दाम में खरीदा ना। ज्यादा दाम में बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम दाम में बेचेंगे तो लॉस। आप जितने कोई भी सामान को जितना दाम में लाया, उससे ज्यादा दाम में बेचने से ना प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? व्हाट इज द प्रॉफिट? 460 माइनस 400, 60 रुपीज प्रॉफिट। तो डायरेक्ट आप, ये तो मैंने करके दिखाया ना, आप तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि कितना, अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 400 इंटू 100%, 0000 4 15। व्हाट इज द आंसर? प्रॉफिट परसेंट 15%, 15%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 5,000 for 8 months at 9% per annum is options A 300, option B 250, option C 350, option D 360। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P क्या था? प्रिंसिपल। ये जो ऑन 5000 लिखा तो ये किसका वैल्यू है? प्रिंसिपल। आर क्या था? रेट। रेट ये जो 5% ना, जो परसेंट में होता है उसी को क्या कहते हैं? रेट। और जो टी होता है वो क्या होता है? टाइम। और टाइम किस में होना चाहिए? ईयर में। ये जो 8 मंथ टाइम दिया हुआ है वो 8 मंथ, मंथ पे टाइम नहीं होना चाहिए, मंथ में टाइम नहीं होना चाहिए। अगर मंथ पे है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, बिकॉज एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, है कि नहीं? 12 महीना, तो 8/12 ईयर। अब इसको कैंसलेशन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे बिठा सकते हैं अभी के लिए। तो क्या मिल रहा है? P 5000 इंटू रेट 8, रेट 9 इंटू टाइम 8/12 बाय 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो 4 to the 8, 4 3 the 12, 3 3 the 9। क्या बचा हुआ है? 50 इंटू 3 इंटू 2। ये 12 भी नीचे ही है, डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है। इसको आप ऐसा लिखे एक ही बात है। 6 300 इज द सिंपल इंटरेस्ट। रुपीज 300 इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रुपीज 300 इज द सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, difference in simple interest, difference in simple interest on rupees 6,000 for 2 years at 7% and 10% per annum is options 360, 400, 320, 500। डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस मींस माइनस, डिफरेंस मींस माइनस। ठीक है, डिफरेंस मींस माइनस। अभी अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिखाया आप लोगों को ना। डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फिर? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये P है, ये T है, और 2 बार रेट दिया हुआ है, रेट 1 रेट 2। तो इसका मतलब पहले इस रेट को लेके करना होगा। इन शॉर्ट सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू 2 इंटू पहला वाला रेट बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू 2 इंटू 10, सेकेंड में रेट 10। टाइम और प्रिंसिपल दोनों सेम ही है, इन दोनों का डिफरेंस। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करें, 14 14 6 द 70, 84 840, यहाँ पे
टू 12, सिंपल इंटरेस्ट 1200 ना, 1200। तो डिफरेंस 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 मतलब माइनस 1200840 माइनस करेंगे तो 360 360, ठीक है, 360। तो डायरेक्ट फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, डायरेक्ट पुट करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर। सिंपल है, सिर्फ आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मालूम होने चाहिए कि क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द successive discount of 25%, 10% and 5%? Options are 36.25%, 36%, 37.75%, 38.37%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? एक के बाद एक डिस्काउंट। आपने काफी बार शॉपिंग करते हुए या फिर ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हुए आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका एक तो डिस्काउंट जो आपको दिख रहा है कि 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, लेकिन ये भी उसका साइड में, ये भी उसका साइड में आपका लिखा हुआ होता है कि 50% डिस्काउंट। जैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट, मतलब एक ही सामान पे एक बार से ज्यादा डिस्काउंट मिला तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और सक्सेसिव डिस्काउंट को अगर एक ही डिस्काउंट में यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है तीनों के लिए? इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 100 1 ना वन माइनस 100 माइनस R1 बाय 100, 100 माइनस R2 बाय 100, 100 माइनस R3 बाय 100 into होल into 100%। ये R1, ये R2। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं मुझे एक सामान पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है फिर 10% मिल रहा है, इसका मतलब 30% डिस्काउंट है क्या? नहीं है। अलग अलग डिस्काउंट मिलना और एक साथ प्लस करना, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता। तो दोनों का वैल्यू अगर अलग अलग डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखा वो 3 डिस्काउंट होने से इस फॉर्मूले को यूज करके इक्विवेलेंट मतलब टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको निकाला जा सकता है। तो 1 माइनस 100 माइनस R1, 100 माइनस 25 डायरेक्ट कीजिए। 100 माइनस 25 how much? 75 by 100। 100 minus R2, 100 minus 10, 90 by 100। 100 minus R3, that is 100 minus 5, 95 by 100 whole into 100%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल। अगर आप 25 से कैंसिल करें तो 3 4 ना, इसको अगर आप 5 से कैंसिल करें तो 20, ये 19। तो क्या मिल रहा है आपका? 1 माइनस 3 इंटू 9 इंटू 19 बाई 4 इंटू 10 इंटू 20 होल इंटू 100%। एल्स इन 800 एलसीएम ले लीजिए। 800 27 19 कितना हो जाएगा? 63 6 18 6 24 27 3 15 513 इंटू 100%। 0 0 0 0 कैंसिल, माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 87 287 ना,
287/8, तो 2, 8 3 the 24, 8 3 the 24, 47, 8 5 the 40.770, 8 64, 607, 35.87, 280, 287/8, 287,315, 8 3 the 24, 4 7, 8 5 the 40, 8 6 the 48. Calculation 0 0, 19, 19 9 the 171 by 3 3 1 513, 513 8 4. इसका आंसर ये होगा। हाँ, इसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। आई थिंक ऑप्शन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। फिर किसी एक ऑप्शन को आप ये बना लीजिए 35.87%। ठीक है, ऑप्शन में कुछ गलती हुई क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन गलत नहीं है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत नहीं है। $36.25 आया है। 100 माइनस R1, एक सेकंड वेरीफाई कर लेते हैं। और किसी का 36.25 आया क्या? 1 माइनस 30, 3 4 9 10 19 20 27 19 9 7 the 63 6 18 6 24 3 7 5 4 to the 8 0 0 800 17 8 to the 24 4 7, यही आना चाहिए। ठीक है, यही वाला आना चाहिए। कैलकुलेशन तो गलत नहीं है यहाँ पे, यही होना चाहिए। ठीक है, मेन इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे काफी बार क्वेश्चन बनता है। अगर दो होता तो उसका फॉर्मूला क्या था? अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट होता उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? उसका था R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाई 100%। ये 2 डिस्काउंट के लिए, ये 3 डिस्काउंट के लिए। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11, if a rhombus has diagonal of length 6 centimeter and 10 centimeter respectively, then the area is। डायगोनल दिया हुआ है आपका 6 and 10, हमें एरिया पूछ लिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल का रोम्बस का जो एरिया था उसका फॉर्मूला याद है आपको? रोम्बस का
एरिया ऑफ रोम्बस क्या था? पहली बात, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। रोम्बस नाम सुनते ही आपको एरिया याद होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस का एरिया काफी बार क्वेश्चन में पूछ लेता है या फिर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डायगोनल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो। यस, हाफ 1 इंटू डी। डायगोनल ऑफ लेंथ, दिस वन इज d1 डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है, बिठा दीजिए। हाफ इंटू 6 इंटू 10, 3 टाइम 3 इंटू 10, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area for this given rhombus। ठीक है, for this given rhombus। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई वेराइटीज, एक्चुअली जितना ज्यादा चैप्टर्स होंगे उतने ज्यादा आपको वेराइटीज मिलेंगे, वेराइटीज मिलेंगे, तो आप कितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप किया उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी इन 18 days if they work together, they can finish the work in options 7.2 days, 8.5 days, 7.5 days and option D 10 days। ना देखिए, अगर दो कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे ए एंड बी बोला, ए को अगर एक्स डेज चाहिए कंप्लीट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद रखिए, और बी को अगर वाई डेज चाहिए तो टुगेदर टुगेदर कितना चाहिए? एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज। ये फॉर्मूला है, जब दो लोग मिलके काम करता है तो ये फॉर्मूला है। ए को जितना दिन चाहिए दैट इज एक्स डेज, बी को जितना दिन चाहिए दैट इज वाई डेज। तो x कितना है? a का वैल्यू x, a कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, b y 18 days। so together x into y by x plus y, 12 into 18 by 12 plus 18, 12 into 18 by 30। तो 6 6 3 the 18, 6 5 the 30, 12 into 3 36 by 5, डिवाइड करेंगे तो 7.2 days, 7.2 days is the correct answer। तो आपको फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। अगेन फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो समझने के लिए उतना दिक्कत होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए ट्रेन covers a distance at distance of 360 kilometer in 3 hours। What speed should it attain to cover the same distance in 2 hours? 540। What speed?
540 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 3 आवर्स। देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको ये मालूम होना ही चाहिए। जैसे कि स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360। डिस्टेंस कितना है? 360। टाइम कितना लगा? 3 आवर्स। फिर बोला व्हाट स्पीड शुड इट अटेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला कि डिस्टेंस जो है वो 360 ही है, लेकिन अगर टाइम 2 आवर्स में जाना है तो स्पीड कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन है मेनली। देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए आप फिर से। ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 360 किलोमीटर 3 आवर्स में जाता है। हमें क्वेश्चन में बोला कि उसका स्पीड क्या होना चाहिए ताकि वो 2 घंटे में चला जाए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 360, स्पीड इज 2, डिवाइड करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। 180 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए जो आप बोला है ना ये क्वेश्चन, डिस्टेंस एट 360 किलोमीटर पर आवर in 3 hours, what should it attain to cover the same distance in 2 hours? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, आप सही बोला एक बात, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए भी चेंज किया। सर क्वेश्चन पेपर में पीडीएफ सोल्यूशन मिलेगा क्या? पीडीएफ सोल्यूशन जो मैं अभी बोर्ड में दिखा रहा है ना, उसी का पीडीएफ सोल्यूशन आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और जो कुंदन ये आपका जो जस्ट वो स्पीड दिया, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मिक्सअप है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज इसलिए किया क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में 360 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स, व्हाट शुड इट अटेन द स्पीड इट अटेन टू कवर द डिस्टेंस। अगर उस हिसाब से, अगर आप उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है। घुमा फिरा के बोल के नहीं, लैंग्वेज जो होना चाहिए था वैसे नहीं है। अगर आप स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करें तो 1080, ये अगर आप इसको अगर स्पीड ले लें ना, इसको अगर आप स्पीड ले लें और इसमें अगर टाइम दिया हुआ 2 आवर्स, इन दैट केस 1080 बाई 2, 540। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लैंग्वेज इशू है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। आप इसको भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, इसको भी देख सकते हैं, उस हिसाब से 540 होगा। ठीक है, उस हिसाब से 540 होगा। इसको लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करना होगा इस क्वेश्चन का। जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है इस क्वेश्चन का, कंफ्यूज होने को चांस रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया। ठीक है, we'll see the next question. Question number 14. If 120 into 130 equal x plus 100, then value of x question mark. Option A 14600, 15500, 15500। पहले इसको कर लेते हैं, चलिए। 100 इस तरफ आएगा तो माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 12 इंटू 15600।
minus 100, 15600 equal to x, 15500 equal to x. Option B. Option B. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिठाना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देयर आर 25 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन, बट 14 क्वेश्चन हमने किया और 1-2 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे। सारा क्वेश्चन पर एक ही दिन में करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्कस करना होता है ना बेसिकली। तो हमने क्वेश्चन जितना आप एक आइडिया के लिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ डेमो क्लास, तो उस हिसाब से ही थोड़ा सा हमने इसको प्रिपेयर किया कि आपको भी ये आइडिया मिले। 21, चलिए 21 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपने बोला, तो 21 को देखते हैं। ए पिरामिड हैज ए length height of 10 centimeter and a square base of side 5 centimeter. What is its lateral surface area? Options: 100 centimeter square, 110 centimeter square, 120 centimeter square, 125 centimeter square. Look, स्क्वायर पिरामिड कैसा दिखेगा? ये स्क्वायर हो गया, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और एक पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड है, इसको इसका नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिड। आपने टीवी में, वीडियो में, किताबों में पिरामिड के बारे में जब भी देखा होगा, आपने इस टाइप का ही देखा होगा। इसको कहते हैं स्लेंथ हाइट। और पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको कार्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हाइट। पिरामिड का CSA का फॉर्मूला ये बनता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंथ हाइट। तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है? स्क्वायर बेस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू क्या? साइड ना, साइड कितना है? साइड है 5 ना, इंटू स्लेंथ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो चाहिए अवेलेबल है। 2 to the 4, 10 into 10, 100 centimeter square, 100 centimeter square is the correct answer for this question number 21. ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला में कंफ्यूजन था ना, वही फॉर्मूला को याद रखना है। जो आपका पिरामिड का हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, स्लेंथ हाइट एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। In a lottery, a locality of 200 people, 120 like tea, 95 like coffee, and 25 like both.
हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी। इसका एक देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जिसको समझ में आएगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। 200 लोगों में से 120 को टी पसंद है, 95 लोगों को कॉफी पसंद है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे आपको देखने को मिलेगा क्या हो रहा है, 120 प्लस 95 215 एंड 25 पीपल लाइक बोथ। देखिए इसको अगर ए माने, इसको अगर बी माने, जो बोथ है इसको आपको ए एंड बी, ठीक है। और जो एक फॉर्मूला है ए और बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए एन बी। ए और बी का मतलब है कॉफी और टी। तो ए और बी, ए टी कितना 120, देन 95 और माइनस दोनों पसंद होने वाला 25 लाइक बोथ, 25 लाइक बोथ। 25 माइनस करेंगे कितना हो गया 215 माइनस 25 190। मतलब 190 लोग ऐसे हैं जो लाइक आइदर 190 पीपल ऐसे हैं जो लाइक आइदर टी और कॉफी। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, बट फिर भी हमने आपको बता दिया। हमें पूछा हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी। ये जो टी कितने लोगों को पसंद थे 120 ना 120, उसमें से बहुत, ये जो टी है इसमें कुछ सम ऐसे भी होंगे जो कॉफी को भी पसंद करते हैं, है कि नहीं बताइए। क्योंकि हमें ये लिखा हुआ है ना लाइक बोथ, टी पीने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको कॉफी भी पसंद आता होगा। और ऐसे कितने लोग हैं 25। तो 25 को देखिए बोथ ओनली टी, बोथ क्या दिया हुआ है 25, बोथ दिया हुआ है 25। ओनली टी कैसे निकाले, टी माइनस बोथ, 120 माइनस 25 95। ये तो चलिए मैं ऐसे इसका भी क्वेश्चन बन सकता था, ये मैंने ऐसे आपको बता दिया। इसका एक टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला काफी बार यूज होता हुआ हमें दिखता है, नॉट ओनली अबाउट कॉफी और टी, दूसरे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको हम और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देख लेंगे। आज तो फिलहाल डेमो था, डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम चला गया हम लोग का। If 80% of 3/4 of a number is 192, what is the number? 300, 320, 360। इसको निकाल लीजिए। 80% ऑफ 3/4 ऑफ नंबर इज 192। 80% को कैसे लिखेंगे, 80/100 ऑफ 3/4 नंबर इज 192। आपको नंबर चाहिए ना, इन दोनों को दूसरी तरफ भेजिए, इन दोनों को ऊपर, इन दोनों को नीचे, तो नंबर क्या हो जाएगा 192, 100 ऊपर, 4 ऊपर, नीचे 80, नीचे 3, 10 10। ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 4, और ये 2 2 5, 64 इंटू 5 320, 320। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो ये कुछ डेमो था, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही का उतना ही है, आज क्योंकि सैटरडे भी है और हम लोग सैटरडे इन जनरल मॉक टेस्ट ही कराते हैं। आशा करते हैं आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
आप लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करें, और अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एडमिशन लेना होगा तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो विल मीट अगेन, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।